औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहु व रहमतुल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने इस चैप्टर में जो देखा वो क्या था, केमिकल फार्मूला, उसको डिफाइन किया, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला की आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि मुझसे एक सवाल पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में कि जी इंपेरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सबसे पहला काम ये होता है कि ये आगे आ रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेना, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन भी पढ़ लें, थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ लें, फिर इंपेरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं मैं आपको स्टेप्स मैंने भी आगे देखे, मैंने राइटअप की हुई, मैं आपको दिखा दूंगा। डेफिनेशन है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला की, वो कि ए मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स। अब अगर आप इंपेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपने याद की है, और क्या डेफिनेशन थी, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला। अगर यही चीज आप पहले मॉलिक्यूलर फार्मूले से लगा दें, द मॉलिक्यूलर इंपेरिकल की जगह पे सिर्फ के लगा दें मॉलिक्यूलर, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द दैट गिव्स द सिंपलेस्ट की जगह पे एक्चुअल लगा दें, बस सिंपल, ये डेफिनेशन पूरी होगी। दैट गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो जनाब ये देखें बच्चे, वही डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स। तो मैंने कहा क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, सिंपल। या जैसे मैंने दूसरी डेफिनेशन आपको कहा था कि इसको आप इन दूसरे अल्फाज में भी ऐसे बयान कर सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड व्हिच गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल देयर आर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पीछे हमने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला पढ़ा था वो HO था, हालांकि एक्चुअल फार्मूला जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअली उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है वो 2 और ऑक्सीजन एटम्स की तादाद भी कितनी है? 2। तो एक्चुअल जो रेशो होगी वो 2:2 होगी, ठीक है। देयर आर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सो देयरफॉर द एक्चुअल रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम्स is 2:2. So molecular formula of hydrogen peroxide is H2O2. Clear हुआ? Similarly, the actual ratio between the atoms of carbon, hydrogen and oxygen in glucose is 6:12:6. समझ आया? जिसमें कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के भी 6 हैं। तो what is the molecular formula of glucose? 6:12:6. Clear हुआ नहीं हुआ? स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताना जरूरी है, ऐसे एक्स्ट्रा में ले लें। दैट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला व्हिच शोज द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसका ताल्लुक अरेंजमेंट के साथ है, उनका ताल्लुक रेशियोज के साथ है, इसका ताल्लुक है एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ये है कि कार्बन 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाती है और 2 बॉन्ड इधर ऑक्सीजन से बनाती है, टोटल 4 बॉन्ड कार्बन बनाती है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है। प्रॉब्लम किसी को? अब जनाब करना क्या, देखें एग्जांपल ऑफ इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या थी, ये थी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, इंपेरिकल फार्मूला की कोई बंदा आपसे एग्जांपल पूछ ले तो क्या करना है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला का पूछ लो तो एग्जांपल्स भी आपने देनी है जनाब। एक सवाल बड़ा मजेदार किस्म का सवाल है, कोई बंदा आपसे पेपर में ये पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या बताएंगे? पहला फर्क किसका होगा? दूसरा फर्क किसका होगा? दूसरा फर्क किसका होगा बताइए? दूसरा फर्क ये होगा, और
The formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in the molecule of a compound is called empirical. ये the empirical formula expresses the elements by which it is formed. समझ आया? It also expresses the molecular structure of the compound. इसको छोड़ दें. जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने 1 बताना, 6 बताना, 6. Empirical molecular formula of different compounds कभी भी same नहीं होता. Molecular formula of any compound is always fixed except isomers. Isomers में same हो सकता है, लेकिन as such different compounds का molecular formula भी क्या होता है? डिफरेंट होता है. लेकिन ये हो सकता है कि आपके कंपाउंड डिफरेंट हों और उनके एम्पिरिकल फार्मूले क्या हो जाए. जैसे देखें, गौर से सुने, ये आपकी बेंजीन है C6H6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा CH. और ये आपका इथाइन है C2H2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या आएगा? CH. अच्छा एक बात बताओ, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या? बोलिए ना, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या? भूल गए हो ना? बताया था फिर भूल गए, पता नहीं क्या कुछ करते रहते. देखो क्या जी, एसिटिक एसिड CH3 डबल O. अच्छा जल्दी से बताएं, कार्बन के वैसे कितने आटम है? 2. हाइड्रोजन के कितने हैं? 4. ऑक्सीजन के 2 हैं. रेशो क्या आएगी? 2:4:2. इस रेशो का GCD. पहला काम होता है, गौर से सुनना, एम्पिरिकल फार्मूला राइट अप करने में किसी भी कंपाउंड का, पहली बात तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो. आपके पास रेशो होनी चाहिए आइटम्स की, एक्चुअल रेशो आ गई. अब आपने इनका GCD फाइंड करना है. GCD कैसे फाइंड करोगे? GCD कैसे फाइंड करोगे? जो नंबर्स आपके पास है, 3 नंबर्स है ना, 2 के फैक्टर्स तो 2 ही आएगा. उसके बाद 4 के क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 का स्क्वायर आएगा और फिर 2 आएगा. अच्छा बेटा, जो आपका HCF होता है ना, मेरी बात गौर से सुन लो, बात गौर से सुन लो, है HCF जो है ना, आपने ये देखना कि वो कौन सा फैक्टर है जो सब में आ रहा है. सब में कौन आ रहा है? 2 आ रहा है. इसकी मिनिमम पावर ले लो 1. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम छोटी पावर लेंगे. समझ आया नहीं है? मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 भी आ रहा था, यहाँ पे भी 3 की पावर 2, लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ 2 लेंगे. और अगर 2 भी कॉमन ना आता, 2 भी कॉमन ना आता, तो फिर क्या करते? असल में यहाँ पे भी 3 की एक पावर है जो कि 0 है, तो छोटी पावर क्या 3 की? 0. आप समझ आया नहीं है? तो आप देखें 3 की पावर 0 तो 1 हो गया. तो असल में आपका GCD कितना आ गया? 2 आ गया. दूसरे स्टेप में बेटा आप लोगों ने हर टर्म को GCD से डिवाइड करो, तो 2 डिवाइडेड बाय, समझ आया? क्लियर हुआ? तो काटे के आंसर 1 2 1. तो जो बेटा आपके सिंपलेस्ट रेशियो आ गई है 1:1. अब बेटा आप जरा एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला लिखें. तो तीसरे स्टेप पे आपने जाके ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ने इसको यूज करके, ये क्या थी? कार्बन की थी ना, ये हाइड्रोजन की थी, तो C 1 आ गया, हाइड्रोजन 2 आ गए, ऑक्सीजन फिर 1 आ गया. देखे जो आपका एसिटिक एसिड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CH2 है, और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आपने पीछे निकाला था, वो भी क्या था? CH2O. क्यों? अब जरा ग्लूकोज को देखें, C6, पहला स्टेप क्या रेशो लिखे? 6:12:6. GCD क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन 6 ही आएगा. अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं, देखें और करें जरा, सुन रहे हैं ना यार? एक मिनट, मुझे स्लाइड ऐड करने दो तो फिर बात बनेगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वर्क. सो जनाब गौर से सुने, पहला स्टेप क्या होगा कि आपके पास ग्लूकोज का जो फार्मूला है, देखें सबसे पहला काम है रेशो लिखें, एक्चुअल रेशो 6:, फिर GCD निकालें. 6 के फैक्टर 2 × 3 आ गए. बोलो 12 के फैक्टर्स. अच्छा 12 के फैक्टर्स ये आ गए, तो 6 के फिर वही आएंगे 2 × 3. अच्छा जनाब जरा HCF या GCD लिखने में मुझे ये बताएं, 2 सब में आ रहा है, उसकी मिनिमम पावर क्या? 1 है, तो 2 आ गया. 3 सब में आ रहा है, मिनिमम पावर 1 ली थी, तो बेटा HCF 6 आ गया. दूसरे स्टेप में आपने क्या करना? 6/6, 12/6.
तो बेटा जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई है, नाउ यूजिंग दिस सिंपलेस्ट रेशियो, अब इसका जीसीडी 1 है, चेक कर लें, इसका जीसीडी 1 नहीं आएगा। तो बेटा अब आप लिखें सी, अब देखें ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला भी CH2 आया है, और जो आपका एसिटिक एसिड है उसका इंपेरिकल फार्मूला भी CH2O है। तो देखें दो कंपाउंड्स डिफरेंट है लेकिन उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम है। समझ आया? तो जनाब अली इंपेरिकल फार्मूला जो है उसका ड्रॉबैक ये है, इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड डिफरेंट है लेकिन हो सकता है उनका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो, सेम हो। इंपेरिकल फार्मूला इज ओनली फॉर कंपाउंड। इंपेरिकल फार्मूला आप सिर्फ कंपाउंड के लिए लिखते हो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बोथ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स भी होता है। इसकी मिसाल मैं दे देता हूं आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फॉर बोथ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। कैसे? पानी का फार्मूला H2O है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। Cl2 ये क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। H2 ये क्लोरीन का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उसके बाद बेटा आपने एग्जांपल्स देनी है। पहला डिफरेंस किसका होगा? डेफिनेशन। दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला जो है दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला फिक्स होता है मास हवा आइसोमेरिज्म के। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर का फर्क आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो आप यही कह दें, पहला फर्क डेफिनेशन का, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला इज ओनली फॉर कंपाउंड्स एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फॉर बोथ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। और लास्ट का एग्जांपल्स दे देना। एम्पिरिकल फार्मूला आप ग्लूकोज CH2O, एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन CH, एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO। समझ आया? और मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल वाटर का H2O है, ग्लूकोज का C6H12O6 है, बेंजीन का C6H6 है। तो तीन एग्जांपल दे देना, तो अच्छा खासा 3 पॉइंट्स होंगे 3 नंबर के। ये फिर मैंने एक और जो डिफरेंस है उसको एक और तरीके से बयान करने की कोशिश की है। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आ जाएगी। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी कंपाउंड की। फिर एम्पिरिकल फार्मूला इज डिराइव्ड फर्स्ट फ्रॉम द वेट परसेंटेज। अब ये आपके काम की चीजें नहीं है, सदर पर उनको छोड़ दें। यूजेस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, आपने अभी तक जो पढ़ा, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ ली, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ ली, स्ट्रक्चर की भी पढ़ ली है। लेकिन बेटा अब जरा थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, एम्पिरिकल फार्मूला कब यूज होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कब यूज होता है, एम्पिरिकल फार्मूले के क्या ड्रॉबैक्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले की क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, दिमाग में बैठाइएगा। एम्पिरिकल फार्मूले की एम्पिरिकल फार्मूले के जो इस्तेमाल हैं वो क्या है? तो एम्पिरिकल फार्मूले के जो इस्तेमाल हैं वो क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल आयनिक कंपाउंड। ये छोटी सी बात आपने दिमाग में रख लेनी है कि दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उन तमाम को जाहिर किया जाता है किससे? एम्पिरिकल फार्मूला से। क्यों? बिकॉज एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन देयर आयंस। ये जवाब मैंने रीजन दिया क्यों, आपको पूछ ले, अदरवाइज यूज याद करो। एम्पिरिकल फार्मूला इज ऑलवेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा उनके एम्पिरिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, जा सकता नहीं है, जाता है। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला एक आयनिक कंपाउंड के आयंस के दरमियान में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता। समझ आया? दूसरा काम एम्पिरिकल फार्मूला बच्चे, कुछ मॉलिक्यूल्स जेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जेंट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। पानी है, उसमें हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का छोटा सा मॉलिक्यूल है, अकेला रह सकता है। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं उनके अंदर एटम्स का जाल होता है, जैसे रेत है ना, रेत। गौर से सुनना, सिलिकॉन की वैलेंसी बेटा 4 होती है। किसकी? एक सिलिकॉन के गिर्द 4 ऑक्सीजन होते हैं। कितने? 4। एक ऑक्सीजन के गिर्द कितने सिलिकॉन होंगे? 4। बोलो भाई। 4। कुछ समझ आ रहा? ये नहीं आ रहा? यहां सिलिकॉन, फिर आगे बॉन्ड चलेगा। यहां फिर ऑक्सीजन, यहां सिलिकॉन, यहां ऑक्सीजन। समझ आया? यहां ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। समझ आया नहीं है?
असिमिलरली यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसके नीचे पे ऑक्सीजन, समझ आया? ये सिलिकॉन से मिलेगा, अंदर ऑक्सीजन सिलिकॉन से मिलेगा। कुछ स्ट्रक्चर समझ आ रहा है इसका? दरम्यान में यहाँ पे ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, एनी कंफ्यूजन? फिर सो ऑन आगे, ये देखें इसके दरम्यान में ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या अब मुझे ये बताओ, क्या ये सिलसिला कभी बंद होगा? ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर बाण बनाएगा, ये इससे ऊपर बाण बनाएगा, ये इससे ऊपर बाण बनाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर। अब मुझे आप ये बताएं मैं इसका क्या फार्मूला लिखूं? सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, पानी H2O की फॉर्म में। पानी किसकी फॉर्म में? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जुड़ा, हमने कहा ये इसका मॉलिक्यूल। अब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स के बॉन्ड का सिलसिला कहीं टूटने पे आ ही नहीं रहा, आगे बॉन्ड बनते चले जा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं इस मॉलिक्यूल में कितने सिलिकॉन है, कितने ऑक्सीजन है? आप गिन सकते हैं? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जेट मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? इस मॉलिक्यूल में एक बात तो सामने आपके कि एक सिलिकॉन के गिर्द कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन के गिर्द कितने सिलिकॉन आ रहे हैं? एक और दो आ रहे हैं ना भाई, नहीं समझ आ रहा? तो इसका फार्मूला तो ये बनना चाहिए था, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन चौथे ग्रुप में वैलेंसी 4 भी 2 पे होता है, ये भी 2 पे। रेशियो सिंपलेस्ट हो 2 1 2 2 to the 4, तो 2 इधर SiO2, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। ये इसका एक्चुअल फार्मूला नहीं है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि रेत है, आपकी रेत ये SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लेकिन रेत का एक मॉलिक्यूल में सिलिकॉन का एक और ऑक्सीजन के 2 नहीं होते, सिलिकॉन के भी लाखों होते हैं, ऑक्सीजन के भी, लेकिन उनकी सिंपलेस्ट रेशियो ये है कि एक सिलिकॉन के मुकाबले में ऑक्सीजन कितने होते हैं? 2। समझ आ रही है? तो ये जो जेट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हम लोग किससे शो करते हैं? किससे शो करते हैं? जेट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का हम लोग किससे शो करते हैं? भाई किसके यूजेस पढ़ रहे हो? एम्पिरिकल फार्मूला। इसको नहीं शो कर सकते मॉलिक्यूलर फार्मूले से, नहीं कर सकते इसको। इसके अंदर कितने सिलिकॉन है भाई? आगे जा रहे हैं, मुझे क्या पता कितने ऑक्सीजन है, आगे चलते जा रहे हैं। तो भाई इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले से शो करना हमारे बस की बात ही नहीं है। तो ऐसे जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एम्पिरिकल फार्मूले, ऐसे मॉलिक्यूल जिनको जेट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत सारे एटम्स आ रहे हैं अंदर, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को किससे शो किया जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। सो यहां तक किसी को मसला हो? क्लियर हो गया? फिर गौर से सुन लें जो बताना और समझाना चाह रहा हूं कि बेटा इसके दो यूजेस आपको बता रहा हूं। एक ये कि आपके सारे आयनिक कंपाउंड्स को एम्पिरिकल फार्मूले से लिखा जाता है, और क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में भी, मेरी बात याद रखना, ये देखो, सुन रहे हो? ये है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। एक सोडियम, सुन रहे हो? ये क्लोरीन है, नेगेटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव होता है। जरा देख के, ये नीचे नजर आ रहा है सोडियम, ये छोटा सा ब्लू कलर का नजर आ रहा है। देखे इसके ऊपर भी एक क्लोरीन है, देखे, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अच्छा इस सोडियम को देखो, इसको, इसके आगे पीछे दाएं बाएं नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं। 4 ने इसको यहां घेर रखा, एक इसके ऊपर होगा क्लोरीन और एक इसके नीचे होगा क्लोरीन, नेगेटिव यहां पे भी होगा और एक ऊपर भी यहां पे भी होगा। तो एक सोडियम को कितने क्लोरीन ने घेर रखा है? गिनो, 1 2 3 4 5 6। समझ आ रही है? जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, एक ऊपर आ जाए, एक नीचे आ जाए, एक दाएं बाएं आगे पीछे, टोटल 6। लेकिन तुम खाने के नमक को NaCl लिखते हो। इसी तरह एक क्लोरीन को चेक करो, एक क्लोरीन के कितने सोडियम है? 1 2 3 4, एक ऊपर और एक इसके नीचे, 6। एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने, और एक, इधर देखो, ये सोडियम है ना, इसके, समझ आ रहा? ये क्लोरीन है ना, देखें, 4 सोडियम इसके गिर्द, ये एक ऊपर सोडियम है, एक नीचे सोडियम। ये इसका स्ट्रक्चर है खाने के नमक का। तो खाने के नमक में भी एक सोडियम एक क्लोरीन से नहीं मिला होता, अल्टरनेटिवली आयन जुड़ते हैं। सोडियम के साथ कौन आएगा? क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। अच्छा चलो, क्या सोडियम के बाद सोडियम आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता?
क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, ये जुड़ेंगे ही नहीं। तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर अच्छा बताओ नीचे क्या आएगा? पॉजिटिव डाल दो नहीं यहाँ फिर पॉजिटिव। अच्छा चलो यहाँ पे नेगेटिव डाल देता हूँ। इस तरह अरेज के अंदर आपके आयन्स जुड़े हुए होते हैं, और एक पॉजिटिव आयन जो कि सोडियम है उसके अगर 6 क्लोरीन होते हैं और एक क्लोरीन के अगर 6 सोडियम होते हैं। लेकिन सिंपलेस्ट रेशो क्या है? तो बेटा वहां पे भी नेटवर्क ही है। खाने का नमक में आयन्स रेस की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, अरेज की फॉर्म में। ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है। क्या करो, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ये 3 डायमेंशनल अरे है। ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और फॉरवर्ड टू बैकवर्ड भी है। चेक करो, 3 डायमेंशनल अरे है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है ये। समझ आया नहीं यार? सो देयरफॉर जनाब अली, अब बात समझ आई कि यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो चलेगी। यहाँ पे एक्चुअल बता ही नहीं सकते आप एक सोडियम के साथ कितने क्लोरीन है, कितने एक क्लोरीन के साथ कितने सोडियम है। स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस है। तो जनाब अली, इंपिरिकल फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल आयनिक कंपाउंड्स। क्यों? बिकॉज इंपिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन दियर आयन्स। और ये मैंने एग्जांपल दे दी। ये रेत का स्ट्रक्चर है, एक सिलिकॉन के 4 ऑक्सीजन, ऐसा ही ना देखे? समझ आ रहा? अच्छा, empirical formula is used to represent the covalent compounds that do not exist in the form of individual molecules. empirical formula हम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ये SiO2 जो है ना, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। सिलिकॉन क्या है? मेटलाइड है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इनके दरमियान में। तो empirical formula is used to represent the covalent compounds that do not exist in the form of individual molecule। क्या? वाटर, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बस ऐसे ही रहेंगे। नहीं समझ आया? लेकिन इसमें क्या है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं है। एलिमेंट आपके एटम्स जुड़े हुए हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बॉन्ड्स बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉन्ड्स। यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, बस रुक गया। यहां पे मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, सुन रहे हो? तो वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड जो इंडिविजुअल अकेले मॉलिक्यूल्स, तन्हा, इंडिविजुअल का मतलब क्या है? तन्हा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, रादर दे एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये एटम्स के नेटवर्क अरेंजमेंट की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है, sand is a covalent compound that do not exist as individual molecules, rather silicon and oxygen atoms are arranged in such a way that there exists a simplest ratio of, or a simple ratio of 1:2 between them. Therefore sand is represented by SiO2, the empirical formula. rather मजीद बड़ा कहां लिखा हुआ? rather दूसरी लाइन एग्जांपल की दूसरी हाँ, रादर। इसका मतलब ये है मजीद बना, यानी इससे आगे। अगर ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहते तो फिर कैसे रहते हैं? तो रादर का मतलब मजीद बना, इससे आगे बढ़ते हैं, बल्कि ये इससे आगे बढ़कर किसकी फॉर्म में रहते हैं? नेटवर्क ऑफ द एटम्स की फॉर्म में, ठीक है। नेटवर्क ऑफ द एटम्स जो कि अरेंज्ड है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है, जालीदार स्ट्रक्चर है, टूटता नहीं है, आगे से आगे चलता रहता है। क्लियर हुआ? भाई इतना याद रखें कि वो आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो अकेले नहीं रह सकते, नेटवर्क की फॉर्म में रहते हैं, नेटवर्क ऑफ एटम्स की फॉर्म में रहते हैं, उनको भी एम्पिरिकल फार्मूले से लिखा जाता है, और आयनिक कंपाउंड्स को भी एम्पिरिकल फार्मूले से लिखा जाता है। क्लियर हुआ जनाब? ड्रॉबैक्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के क्या ड्रॉबैक्स हैं? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।